हेलो एवरीवन। आइए अब हम इंडियन पॉलिटी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं और टेस्ट नंबर 15 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल नंबर 13 इज confined only to minorities and does not extend to any section of citizens. Statement 2, in Article 30 only two minorities are mentioned, linguistic and religious. यानी स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि जो आर्टिकल नंबर 30 के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है माइनॉरिटीज के लिए वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है और अदर सेक्शन ऑफ जो सिटीजन्स हैं उनके लिए नहीं है। और सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दो ही तरह की माइनॉरिटी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 30 में। तो सही स्टेटमेंट है बोथ, यानी आर्टिकल नंबर 30 में ये दोनों चीजें हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Consider the following statements. The second backward class commission was under the chairmanship of B.P. Mandal. The second backward classes commission was appointed in 1979. Whether it is under chairmanship of B.P. Mandal or anyone else. यानी स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो बीपी मंडल जी के चेयरमैनशिप के अंडर था। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि ये जो कमीशन था सेकंड बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन वो 1979 में अपॉइंट किया गया था। तो सही जवाब है इसका नन। वो इसलिए क्योंकि पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है, यानी दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आर्टिकल नंबर 21 में इन दोनों में से कौन से टर्म्स मेंशन्ड है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड द सेकंड टर्म इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सही जवाब है ओनली वन, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये बोला था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड, भले वो मेंशन ना हो एक्सप्लिसिटली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Consider the following statements. Statement 1, the right to establish and administer educational institution is absolute. Statement 2, the unaided minority educational institutions have the freedom to appoint teachers or lecturers if eligibility conditions or qualifications are met. Which of the statements? यानी स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने की राइट है, का जो राइट दिया गया है वो एब्सोल्यूट है। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि कोई अनएडेड अगर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसके पास फ्रीडम है कि वो टीचर या लेक्चरर अपॉइंट कर रहा है वो अपने हिसाब से कर सकता है, बस वो कुछ टर्म्स और कंडीशंस को मीट कर रहा है या क्वालिफिकेशंस को मीट कर रहा है जो स्टेट द्वारा बताया गया है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 2, यानी द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज नॉट एब्सोल्यूट। ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Who called Article number 32 as the most important article of the Constitution and considered it to be the very soul of the Constitution and the very heart of it. यानी ये स्टेटमेंट इनमें से किसने दी थी आर्टिकल नंबर 32 के रिगार्डिंग कि वो बहुत प्रीशियस है और इट इज वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल और हार्ट दोनों है? एस.एन. मुखर्जी, बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या वी.टी. कृष्णमाचार्य? सही जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Consider the following statements. Statement 1, only the fundamental rights guaranteed by the Constitution can be enforced under Article 32 of the Constitution and not any other right. And the statement 2 is the right to move Supreme Court for enforcement of rights under Part 3 is guaranteed. यानी पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड है, लेकिन आर्टिकल 32 अदर राइट्स की बात नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि जो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका वॉयलेट हो रहा है तो ये राइट टू मूव इज गारंटीड, यानी ये गारंटीड है कि आप मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जब भी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं। तो इनमें से सही कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? सही जवाब है बोथ, यानी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आर्टिकल नंबर 32 सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट को गारंटी करता है और किसी और राइट को नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें करेक्ट पेयर चुनना है। आर्टिकल 31A
saving of laws providing for acquisition of states, Article 31B, saving of laws giving effect to certain directive principles, और Article 31C, validation of certain acts and regulations included in 9th schedule। यानी कौन सा पेयर सही है? क्या 31A सेविंग ऑफ लॉस की बात करता है जो स्टेट्स को एक्वायर करने वाली बात है, आर्टिकल 31B कुछ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए है, आर्टिकल 31C कुछ ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस की बात करता है जो 9th शेड्यूल में है। तो कौन कौन से पेयर सही हैं? ओनली वन, यानी सिर्फ और सिर्फ पहला पेयर सही है। दूसरे पेयर में इंटरचेंज हो गया है। 31B बात करता है 9th शेड्यूल के अंदर रखे हुए एक्ट्स और रेगुलेशंस को, और 31C बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के इफेक्ट में लाने के लिए जो सर्टेन लॉज हैं उनको बचाने की। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल्स में दिया हुआ है? ये पहले ही पूछा जा सकता है और सिंपल क्वेश्चन है, आई होप इसका जवाब आप दे देंगे। तो सही जवाब है बी, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। The 44th Constitutional Amendment Act of 1978 has reduced the period of detention without obtaining the opinion of advisory board from 3 to 2 months। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है, the provision which reduced the period of detention without obtaining the opinion of advisory board from 2 to 3 months has not yet been brought into force। ये बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 1978 में आया था, जो डिटेंशन की पीरियड है उसको 3 से 2 महीने कर दिया था। ये वो टाइम पीरियड है जब आपको एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन लेना ज़रूरी नहीं होता है। तो वो 3 महीने से 2 महीने कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ये कह रहा है स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि भले ही ये चीज़ की गई थी कि 3 से 2 महीने कर दिया गया था, लेकिन ये चीज़ फोर्स में नहीं है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये सवाल है। तो सही जवाब है नन, यानी दोनों ही बातें सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Which article empowers the parliament to restrict or abrogate fundamental rights of the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces? यानी कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो ऐसी फोर्सेस, चाहे वो आर्म फोर्सेस हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे पुलिस फोर्सेस हों, इनकी फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के पावर दिया गया है? तो सही जवाब है आर्टिकल 33। आई होप आपको टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे और कुछ का लेवल थोड़ा सा इंटरमीडिएट था। बाकी कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।